मुंबई को लोग सपनों की नगरी कहते हैं। विलेजेस में या बी टाउन्स में पैसा उतना कमाने का स्कोप नहीं होता है, या लोगों को ऐसा परसीव होता है कि मुंबई जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का स्कोप हो जाएगा। इसमें ऐसा क्या है जो सपनों वाला होता है? सपनों की नगरी बॉलीवुड के वजह से ज़्यादा हुआ है और 80% अमीर लोग जो पूरे भारत के हैं वो मुंबई में रहते हैं। सो ये जो महंगापन है मुंबई का, वैसे तो सस्ते से सस्ता घर भी है और महंगे से महंगा घर भी है, लेकिन जहाँ हमको रहना है वहाँ पे अगर आपको सस्ता घर चाहिए तो आपको जगह में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बराबर है। व्हाट इज द सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम? यहाँ आके मेंटेलिटी बदल जाती है क्योंकि आप पैसे भी वैसे ही कमा रहे हो तो आप खर्चा करने की भी कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। लेबर अगर गांव में काम करता है उसे दिहाड़ी 300 रुपये मिल जाती है। Correct. इवन मिस्त्री को आप वहाँ पे 450-500 से ऊपर नहीं मिलती। Correct. लेकिन यहाँ पे वो 1000-1200 ले सकता है और जो बेगारी है वो 700-600 ले सकता है। सो इट्स इक्विवेलेंट डबल। तो लोग ये कहते हैं अरे मुंबई में तो क्या जगह इतनी छोटी छोटी होती है, लोग इतने छोटे छोटे घरों में रहते हैं और मतलब जो खुलेपन का जो एहसास है वो बिल्कुल भी नहीं है मुंबई में। एवरेज रोज 400 से 500 लोग मुंबई आ रहे हैं सिर्फ रहने के लिए। मुंबई इज अनअफोर्डेबल फॉर द मिडिल क्लास क्योंकि उनके हिसाब से एवरेज जो रेट मुंबई का है वो 21,000 रुपये स्क्वायर फीट है। उसका मतलब 1 करोड़ करेक्ट के आसपास आपको एक 1 BHK जाएगा ही जाएगा। हर बंदा लगभग रोज 2 घंटे से 4 घंटे ट्रैवल में स्पेंड करता है। इतना ज़्यादा ट्रैवल करने से अच्छा तो यार ऐसी ही कहीं जगह रहें कि जो हमारे वर्क एरिया से पास हो, या तो फिर बी टाउन्स की लाइफ ही अच्छी जहाँ पे ट्रैवलिंग कम से कम है, थोड़ा ही है। सो वो लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं है कंपेयर टू मुंबई। क्या क्या एरियाज है मुंबई में ऐसे जो एक मिडिल क्लास आदमी घर लेना अफोर्ड कर सकता है? 50% से ज़्यादा लोग स्लम्स में रह रहे हैं ऑफ मुंबई। मुंबई में मोर देन 50% फ्लैट्स खाली भी हैं। थाना एंड थाना सबर्ब्स आल्सो, डोंबिवली कल्याण में भी बहुत सारे फ्लैट्स खाली हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े टाउनशिप्स हैं। ओनिंग ए हाउस इन मुंबई इज आल्सो ए प्राइड कि आई हैव एन हाउस। इफ यू हैव मनी यू हैव एन हाउस। जो एस्पायर कर रहे हैं मुंबई में रहना है, क्या उनको मुंबई आना चाहिए इस लाइफस्टाइल में? मुंबई में सब रहना चाहते हैं या फिर सपना देखते हैं कि हम मुंबई में एक दिन रहने जाएंगे, सेटल होंगे, लेकिन क्या मुंबई की लाइफ सच में उतनी रहने लायक है या नहीं, या फिर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर या यहाँ का ट्रैवलिंग कितना ज़्यादा मुश्किल है? सो आज के इस पॉडकास्ट में हम डुओ कास्ट कर रहे हैं विद राजेश। सो इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सच में मुंबई आपके लिए रहने लायक है और आपको डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो। सो लेट्स स्टार्ट। मुंबई को लोग सपनों की नगरी कहते हैं। इसमें ऐसा क्या है जो सपनों वाला होता है? मेरे ख्याल से सपनों की नगरी बॉलीवुड के वजह से ज़्यादा हुआ है और शायद भारत का सबसे अमीर आदमी भी यहाँ रहता है और एंटीला की बहुत बातें होती है। और मुंबई में मेरे ख्याल से 80% अमीर लोग जो पूरे भारत के हैं वो मुंबई में रहते हैं। तो इसलिए भी लोगों को ये एस्पायर करता है और खींच के आता है। सपनों में मुंबई बॉलीवुड से मैच होता है। सो क्या सपना इस वजह से भी है कि बाकी जगहों पे विलेजेस में या बी टाउन्स में या दूसरे शहरों में पैसा उतना कमाने का स्कोप नहीं होता है, या लोगों को ऐसा परसीव होता है कि मुंबई जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का स्कोप हो जाएगा? नहीं, परसीवेंस की बात नहीं है प्रवीण, क्योंकि ये सही बात भी है। जितना पैसा मुंबई में लोग कमाते हैं, मैक्सिमम बैक ऑफिसेज और ऑफिसेज मुंबई में हैं और एक ही बिल्डिंग में जितना लोगों के पास पैसा है उतना शायद कभी कभार किसी पूरे गांव में भी नहीं होता उतना पैसा। मतलब एक सिंगल पेंसिल बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। टाउनशिप्स में तो वैसे काम की भी कमी नहीं होती बिकॉज वैसे भी इंडिया का मार्केट कंज्यूमर मार्केट है। तो जहाँ लोग होंगे, जहाँ स्पेंडिंग कैपेसिटी होगी, वहीं बिजनेस होगा और वहीं पे लोग आना भी चाहेंगे। जैसे कि आप अगर इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो आप अगर समझो किसी एक झुंझुनू जैसी जगह पे राजस्थान में इंटीरियर डिज़ाइनिंग का खोलते हैं तो वहाँ कोठियाँ क्या शायद साल में 10-15 कोठियाँ बनती होंगी, 25 बनती होंगी। लेकिन एक बिल्डिंग मतलब टोटली आप देखेंगे थाना या मुंबई या सबर्ब्स में ही मेरे ख्याल से 20,000 तो फ्लैट्स साल के उससे भी ज़्यादा आ रहे हैं। सबर्ब्स में तो लाखों फ्लैट्स आ रहे हैं। तो आपका इंटीरियर करने का पोटेंशियल्स बहुत बढ़ जाता है। आपको पैसा कमाने का पोटेंशियल्स बहुत बढ़ जाता है मुंबई। प्लस वन मोर थिंग, जैसे आपने एग्जांपल लिया इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। सो इफ़ आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर इन अ बी टाउन, तो वहाँ पे काम भी बहुत ही छोटे छोटे मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे जो गांव के पास जो बी टाउन है उसमें इंटीरियर डिज़ाइनर्स को काम भी ज़्यादातर क्या मिलता है, डोर फ्रेम्स वगैरह, विंडो फ्रेम्स एंड ऑल, थोड़ा बहुत
आप फर्नीचर एज्यूम कर सकते हो, वही इससे एक ज़्यादा खाट काम भी नहीं बना मिलता। दो, एक कबाड़ बना दो बस। एग्जैक्टली हाँ। उसमें भी कुछ शौकीन लोग होंगे, दे आर एक्सेप्शंस, हाँ। बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर दिस ओनली। सो कंजम्पशन जो आई थिंक जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो कंजम्पशन ज़्यादा है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई करने वाले लोग अगर उसमें ऐड ऑन हो रहे हैं, देन द होल साइकिल रिवॉल्व्स एंड पैसा का फ्लो बढ़ता रहता है। बराबर है, एंड इट्स ऑल अबाउट कैश फ्लो ओनली ना, बिकॉज मुंबई में पर कैपिटा इनकम या यहाँ पे पगार थोड़ी ज़्यादा ही है, तो आदमी ट्रांसफर यहाँ से काम करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट रूट अपनाता है, आते जाते खाना खाता है, स्नैक्स खाता है, या देर रात तक काम करते हैं तो ये स्विगी से मंगाते हैं, तो यहाँ फूड इंडस्ट्री चलती है, वो अच्छे कपड़े डालते हैं, क्लोथ चलती है, तो कंजम्पशन हर चीज़ का है। जब वो इतनी मेहनत करता है तो खुद को वर्थ समझता है, उस हिसाब से वो चीज़ें लेता है, खरीदता है, तो उस हिसाब से वो इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है, तो कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है। ये समझ ही बी टाउन को कम है कि हमें ये सब चीज़ें चाहिए, तो इवन कार्स बोलिए, हर चीज़ का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है मुंबई में। लेकिन कंजम्पशन इसलिए है क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, बराबर है, करेक्ट, एंड लोग ज़्यादा है क्योंकि लोग यहाँ पे आना चाह रहे थे। बराबर है, और स्पेंडिंग कैपेसिटी भी तो ज़्यादा है उनकी। करेक्ट। यहाँ आके मेंटेलिटी बदल जाती है, क्योंकि आप पैसे भी वैसे ही कमा रहे हो, तो आप खर्चा करने की भी कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। Correct. एक लेबर, आप लेबर क्लास ले लो, लेबर अगर गांव में से यूपी में काम करता है तो एक उसे दिहाड़ी 300 रुपये मिल जाती है। Correct. इवन मिस्त्री को आप वहाँ पे 450-500 से ऊपर नहीं मिलती। Correct. लेकिन यहाँ पे अब 1000-1200 ले सकता है, और जो बेगारी है वो 700-600 ले सकता है। सो इट्स इक्विवेलेंट डबल। तो जब उसका डबल इनकम हो जाता है तो वो कंजम्पशन और उसका पैसे खर्च करने का भी मेंटेलिटी बढ़ जाती है। सो इसको अभी अदर वे राउंड में लेते हैं। बराबर। अगर मेरा कमाने का स्कोप ज़्यादा है, इस वजह से मैं ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ, या फिर मुंबई में इन्फ्लेशन रेट्स या चीज़ें ही महंगी हैं, या फिर चीज़ें अफोर्ड करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है? देखो, मुंबई एक ऐसा शहर है शायद पूरे इंडिया में जहाँ पर आप सस्ते से सस्ता रहना, रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं ना, तीनों सबसे सस्ता भी मिलता है और सबसे महंगा भी मिलता है। मतलब आपके पास बहुत पैसा होगा और आप राजस्थान या यूपी में होंगे तो शायद आपको पोर्शे का शोरूम नहीं मिले वहाँ पे, आपको शायद मुंबई आना पड़े लेने के लिए। तो वो डिफ़िकल्टी यहाँ के अमीरों को भी नहीं है, या आपको 20 करोड़ या 40 करोड़ का फ्लैट नहीं मिलेगा वहाँ पे। वहाँ आपको खुद का लैंड लेके कोठी लेनी पड़ेगी, लेकिन वो लग्जरी मुंबई में है। अगर आपको 100 रुपये या इवन 50 रुपये की थाली खानी है तो भी मुंबई में अवेलेबल है। करेक्ट। तो हर वर्ग के लोगों को मुंबई बोलते हैं ना समा लेती है, तो इसीलिए मुंबई में लोग आ जाते हैं और सरवाइव कर लेते हैं। इवन रेसिडेंशियल का मैं आपको बोल रहा था, रेसिडेंशियल में स्लम्स में आप देखोगे तो आप 3 लाख में एक जो स्लम होता है जिसमें 150 स्क्वायर फीट के आसपास और कॉमन टॉयलेट होता है वो मिल जाता है। तो लोग स्लम्स में अपने परिजनों के पास आते हैं, या इस चीज़ को भी शेयरिंग बेसिस पे करते हैं। उसी स्लम में 2 परिवार या 10 लोग एक साथ मिलके रहते हैं उस 150 या 200 गज की जगह पे, 200 स्क्वायर फीट की जगह पे। लेकिन ये बहुत लोग इसको एज ए नेगेटिव भी समझते हैं मुंबई के बारे में, क्योंकि मैंने बाहर वाले लोगों को जो मुंबई या तो एस्पायर करते हैं और उन्होंने सुनाया होता है अपने रिलेटिव्स द्वारा, या फिर एक बार आके गए होते हैं, वो लोग ये कहते हैं अरे मुंबई में तो क्या जगह इतनी छोटी छोटी होती है, लोग इतने छोटे छोटे घरों में रहते हैं और मतलब जो खुलेपन का जो एहसास है वो बिल्कुल भी नहीं है मुंबई में। सो ये जो महंगापन है मुंबई का, आप कह रहे हैं कि वैसे तो सस्ते से सस्ता घर भी है और महंगे से महंगा घर भी है, लेकिन जहाँ हमको रहना है वहाँ पे अगर आपको सस्ता घर चाहिए तो आपको जगह में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बराबर, राइट। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम? देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लैट्स मुंबई में बहुत लोगों को है और उनके पर कैपिटा इनकम के रेंज में नहीं है एवरेज। आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि मुंबई में मोर देन 50% फ्लैट्स खाली भी हैं। मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैट्स खाली हैं इन सबर्ब्स एंड मुंबई। इवन आज के तारीख में थाना एंड थाना सबर्ब्स आल्सो, डोंबिवली कल्याण में भी बहुत सारे फ्लैट्स खाली हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े टाउनशिप्स हैं। करेक्ट। लेकिन ये प्रॉपर्टी रेट्स कम नहीं हो रहे क्योंकि लैंड रेट्स बड़े हैं। लैंड का लिमिटेशन है मुंबई को,
और मुंबई स्पेशली साउथ मुंबई एंड हार्ट ऑफ मुंबई में लैंड बहुत कम अवेलेबल है, तो इनके रेट्स बहुत ज़्यादा कम होने नहीं वाले। करेक्ट। ये खाली इसलिए भी हैं क्योंकि मुंबई एक इन्वेस्टर मार्केट भी है, मतलब ऐसे नहीं है कि एंड यूज़र ही खरीद रहा है फ्लैट्स। कई लोग जिनके पास पैसा है वो 3-4 फ्लैट्स खरीद लेते हैं और उनमें रहने तो जा नहीं सकते, रहना तो एक ही फ्लैट में पड़ेगा। करेक्ट। कई NRIs हैं, NRIs you would be surprised more than 25% NRIs invest in Mumbai only. So ये भले पंजाब का हो या भले राजस्थान से हो, लेकिन their favorite place to invest is Mumbai, because owning a house in Mumbai is also a pride कि I have an house. If you have money, you have an house. And where do you have a house? You have in Mumbai. So that is the reason why Mumbai is unaffordable for the middle class. क्योंकि उनके हिसाब से मतलब एवरेज जो रेट मुंबई का है घरों का वो 21,000 रुपये स्क्वायर फीट है। उसका मतलब 1 करोड़ करेक्ट के आसपास आपको एक 1 BHK जाएगा ही जाएगा, मतलब एवरेज इन एंड आउट। तो ये बहुत ही अनअफोर्डेबल है लोगों के लिए। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट अभी स्लम रीडेवलपमेंट करता है, माड़ा के कुछ क्वार्टर्स अलाउट होते हैं, लेकिन वो इतने लिमिटेड और इतने कम हैं क्वांटिटी में, और उनके जो शर्तें हैं कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए और आप रेसिडेंट ऑफ मुंबई बहुत सालों से होने चाहिए, तो ये सारे शर्तों को पूरा करते हुए बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग पॉपुलेशन मुंबई में बहुत ज़्यादा है और इनकमिंग लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। एवरेज रोज 400 से 500 लोग मुंबई आ रहे हैं सिर्फ रहने के लिए। हाँ, या मतलब जो बसने की सोचते हैं, और जानते भी लोग छोड़ते भी मुंबई लगभग 100 से 200 लोग मुंबई छोड़ भी रहे हैं और लोग आ भी रहे हैं। इस हिसाब से मुंबई एक्सचेंज कर रहा है लोगों का ट्रेडिशन। और सो लेट्स टॉक अबाउट मोर ऑफ मिडिल क्लास पीपल, क्योंकि अमीर आदमी तो कहीं भी सेटल हो सकता है, तो उसके लिए मुंबई इज़ जस्ट वन ऑफ द प्राइड थिंग कि हाँ मेरा मुंबई में घर है। सो लेकिन मिडिल क्लास आदमी, उसी के लिए तो घर अफोर्ड करना मुश्किल है, राइट? सो क्या क्या एरियाज़ हैं मुंबई में ऐसे जो अगर ये वीडियो कोई बाहर का बंदा दिख रहा है जो मुंबई में घर सोचेगा कि हाँ यार मैं जा रहा हूँ तो वहाँ रहूँ, या फिर जो मुंबई में रह रहा है, क्या क्या एरियाज़ हैं ऐसे जो एक मिडिल क्लास आदमी घर लेना अफोर्ड कर सकता है? अभी मुंबई को एक्चुअली आप देखोगे मैप तो नीचे मेन मुंबई आता है, उसके ऊपर सबब मुंबई आता है। वो सबब मुंबई भी आज के तारीख में हार्ट ऑफ मुंबई हो गया है। टिल दहीसर यू कैन से सबब आता है, फिर थाना डिस्ट्रिक्ट आता है पूरा। करेक्ट। और थाना डिस्ट्रिक्ट में ही डोंबिवली, कल्याण और बाकी एरियाज आते हैं, और दहीसर के आगे मीरा रोड और पालघर तक, विरार तक, नाला सुपारा, ये सारे छोटे छोटे स्टेशन आते हैं। तो जनरली आप अगर हेलीकॉप्टर व्यू में मुंबई देखोगे तो देखोगे कि लोग डोंबिवली या नाला सुपारा इस एरिया, इवन डोंबिवली से पीछे शाहपुर, आसनगांव से लोग टूवर्ड्स मुंबई जाते हैं काम करने को, क्योंकि जो वर्किंग एरिया है वो है एक BKC हब है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, उसके बाद अंधेरी में बहुत सारे ऑफिसेस हैं, और फिर साउथ मुंबई में है जो फोर्ट एरिया है, वहाँ रेसिडेंशियल तो बहुत कम है। सारे ऑफिसेस ही ऑफिसेस हैं साउथ मुंबई में, राइट फ्रॉम दादर टू पूरा ऑफिसेस चालू हो जाते हैं। तो ऐसा देखोगे आप, अगर हेलीकॉप्टर व्यू देखोगे कभी मुंबई, तो पूरी बम्बई, यानी कि मैं डोंबिवली में रहता हूँ, तो डोंबिवली पूरी खाली हो जाती है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। सब वर्किंग क्लास मेन एंड वुमेन दोनों जाते हैं टूवर्ड्स साउथ मुंबई, और फिर शाम को पूरी मुंबई वापस भर जाती है। वहाँ से सारा नरीमन पॉइंट से सब लोग भागते हुए आते हैं वापस नॉर्थ की तरफ मुंबई में, और अपने अपने घरों में जाते हैं। तो ये लेके जाता है द हार्ट ऑफ मुंबई, मतलब जो ट्रेन है वो एक है सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, अभी हार्बर भी कनेक्ट हो चुकी है। कनेक्ट हो चुकी। तो ये सारे रेलवेज इन सब जगहों से लेके आते हैं। द मेन रीजन इज अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउस, क्योंकि डोंबिवली में आपको घर मिल जाएगा 70 लाख में, इवन इट स्टार्ट्स फ्रॉम 40 lakhs इन डोंबिवली। सो डोंबिवली जैसी जगह अभी आप 40 लाख भी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। अगर 15-20 लाख का घर चाहिए और आपको डिसेंट सोसाइटी चाहिए तो आपको और पीछे जाना पड़ेगा, अंबरनाथ बदलापुर से भी पीछे जाना पड़ेगा। बदलापुर अंबरनाथ 25 लाख 30 लाख, उससे भी पीछे आपको असनगांव, आडगांव, विरार,
नाला सुपारा, इन एरियाज में जाके मीरा रोड, इन जगह मीरा रोड में भी अफोर्डेबिलिटी 40 लाख 35 लाख हो ही गई है। तो जैसे जैसे आपकी अफोर्डेबिलिटी, आप उतना पीछे जाओगे सिर्फ घर की वजह से। ये तो कौन पसंद करता है इतना दूर ट्रैवल करके काम पे जाना। अब इतना दूर की बात आई है तो ट्रैवलिंग इज वन ऑफ द कोर थिंग्स अबाउट मुंबई। करेक्ट। जैसे आपने कहा कि सारे लोग पहले साउथ मुंबई की तरफ इकट्ठा होते हैं, हाँ। और सारे लोग वापस जाते हैं। करेक्ट। सो ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट है, ठीक है, ट्रेन की वजह से सस्ता तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, दैट इज टेकन, लेकिन उसमें समय कितना लगता है? समय लगभग 1 से 2 घंटा एवरेज ट्रैफिक में भी लगता है, भले आपके पास कार हो, मर्सिडीज हो या ट्रेन हो। हर बिजनेसमैन, मीटिंग्स के लिए भी बिजनेसमैन ट्रैवल करते हैं तो ट्रैफिक में फंसते हैं। उसमें कोई क्लास की बात नहीं है, कितना कमाता है वो भी बात नहीं है। हर बंदा लगभग रोज 2 घंटे से 4 घंटे ट्रैवल में स्पेंड करता है। आपको जान के एक आश्चर्य होगा प्रवीण, आप कल्याण के बाद सेंट्रल लाइन 2 भागों में जाती है। Correct. एक कसारा की तरफ जाती है और दूसरा करजत की तरफ जाती है। करजत के बाद खोपोली आता है। जो खोपोली है वो साउथ मुंबई के भी नीचे है। मतलब वो जो जगह है, आप अगर मैप देखोगे तो मैप में आप नॉर्थ की तरफ जाओगे, फिर थाना से डोंबिवली, कल्याण से बढ़ के एक ऊपर की तरफ जा रहा है कसारा, हाँ। और एक नीचे आ रहा है। और हम इतना नीचे आते हैं कि साउथ मुंबई जहाँ पे ट्रेन जाते भी नहीं है, सीएसटी के नीचे कोलाबा पे तक ट्रेन भी नहीं जाती, उसके भी नीचे जाता है खोपोली, और वहाँ से पनवेल और ये सब पास है, और सीधे कनेक्टिविटी होगी साउथ मुंबई से, जो कि अभी रोडवेज हो ही रहे हैं। हाँ। तो ये कनेक्टिविटी आएगी तो और पास हो जाएगा साउथ मुंबई खोपोली से। करेक्ट। जो कि रोज ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है बंदा, और ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, ये अगर ट्रेन से होता तो 20 मिनट में पहुंच सकता था, या ज़्यादा आधे घंटे में, जिससे उसे 2.5 आवर्स लगता है। आई थिंक यस, ट्रेन रुकते रुकते अगर जाए तो 3 घंटे तो मिनिमम लगते हैं जाने में, और 3 घंटे वापस आने में। करेक्ट। फिर भी आदमी लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू ट्रैवलिंग का डिसएडवांटेजेस। बहुत लोग कहते हैं यार इतना ज़्यादा ट्रैवल करने से अच्छा तो यार ऐसे ही कहीं जगह रहें, या तो फर्स्ट ऑप्शन कि जो हमारे वर्क एरिया से पास हो, या तो फिर बी टाउन्स की लाइफ ही अच्छी, जहाँ पे ट्रैवलिंग कम से कम है, थोड़ा ही है, गाड़ी से ट्रैवल कर सकते हैं या बस से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन कम है, ट्रैफिक कम है। सो वो लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं है कंपेयर टू मुंबई। मैं इससे नहीं मानूंगा, क्योंकि मुंबई आज के तारीख में जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के ऊपर सोचा गया है मुंबई में, वो सोचा गया था पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे, जब मुंबई इम्प्रूवमेंट स्कीम अंग्रेज़ों ने लाई थी 1850s में। उसके बाद अब भी गवर्नमेंट ने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है मोनो रेल, मेट्रो का और रोड लिंक्स का, जो अपना सी लिंक रोड है या कोस्टल रोड है, जिस हिसाब से सारे मेट्रोज जब जुड़ जाएंगे आज से 10 साल बाद, तो कम्यूटिंग बहुत आसान होगा। करेक्ट। एक एग्जांपल से ऐसे देखते हैं कि अभी तो हम घाटकोपर से अंधेरी, जिसे जाना पहले पड़ता था आज से 10 साल पहले, तो क्या करते थे हम, या तो घाटकोपर उतर के उस ट्रैफिक से अंधेरी जाओ, जिसे मिनिमम 1.5 आवर 2 आवर्स लगता था बाय रोड, या ट्रेन से आप दादर में चेंज करो फिर अंधेरी जाओ, फिर भी 1.5 आवर जाता था। करेक्ट। जो कि आज के तारीख में हार्डली 10 मिनट में आप मेट्रो से जा सकते हो एसी में बैठ के। करेक्ट। तो इस तरीके से आप जुड़ जाओगे जब सारे मेट्रो नेटवर्क्स आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो मुश्किल से 20 या 25 किलोमीटर का मेट्रो हुआ है, जो कि 350 किलोमीटर के मेट्रो आने वाले हैं। और इन मेट्रो से होता ये भी है कि कुछ जो जगह है जहाँ ट्रेन पहुँची नहीं थी, मतलब आप देखोगे तो सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर हर चीज़ कवर नहीं कर रहे थे। जैसे कि साकीनाका पे कोई ट्रेन नहीं पहुंची है। करेक्ट। या मरोल पे कोई ट्रेन नहीं पहुंची, कोई स्टेशन नहीं है, जबकि साकीनाका बहुत बड़ा जंक्शन है बम्बई का, जिसे सबको लोग जानते ही हैं। एग्जैक्टली। लेकिन वहाँ पर मेट्रो पहुंचा सके हम, तो मेट्रो का एकदम नोड पे साकीनाका स्टेशन है। yes. उसी तरीके से हम एयरपोर्ट पे पहुंचा सके, एयरपोर्ट स्टेशन से। तो इसी तरीके से ये जो मेट्रोज हैं या मोनो रेल्स हैं, ये ऐसी जगह पे जाएंगे और ऐसी जगह को जोड़ेंगे, जिससे कि कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी,
ट्रांस मतलब अपना बहुत आसान हो जाएगा। कार वुड बी एन चॉइस, अगर आपको जाना है तो कार से जाओ, लोड कम होने वाला है रोड पे, लेकिन मतलब आसान होने वाली है ज़िंदगी आगे जाके 10-15 साल में कनेक्टिविटी के हिसाब से। लेकिन बहुत लोग जो थोड़े से इंटेलेक्चुअल होते हैं या ज़्यादा दूर की सोचना पसंद करते हैं, उनको सिर्फ ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, उनको ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बाद होगा क्या कि और लोग वहाँ पे जाके जो जहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ रहे हैं और बसने लगेंगे, वहाँ की पॉपुलेशन और बढ़ने लगेगी, एंड दैट विल इवेंचुअली लीड टू इंड्यूस्ड डिमांड। करेक्ट, वापस आपको वही चीज़ें की जरूरत करनी पड़ेगी जो आपने क्रिएट कर चुके हैं। करेक्ट है, ये बात 100% बराबर है। इसीलिए कहा वो इंड्यूस डिमांड और आपके फुलफिलिंग ऑफ डिमांड के बीच में लगभग फिर भी 50 से 60 साल आते हैं, क्योंकि जब अभी कार आपके 2 या 3 लोग ही लेके जा सकते हैं कार से। मतलब जनरली तो मुंबई में तो एक ही आदमी ट्रैवल करता है, बड़े हो कार SUV हो कुछ भी हो। यही चीज़ आप ट्रेन देखोगे तो लगभग एक ट्रेन में मोर देन आई सपोज 1000-2000 लोग ट्रैवल करते हैं। तो उसी तरीके से मेट्रो में भी 500-400 लोग जब ट्रैवल करेंगे तो कार इनिशियली तो कम लगेगी। और आई एम सेम थिंग आई सेड कि इट वुड बी मैटर ऑफ चॉइस कि मुझे कार निकालनी है कि दैट इज वन थिंग इज प्रेस्टीज, अदर थिंग इज मे बी यू विल हैव टू गो टू मल्टीपल लोकेशंस, यू माइट फाइंड कन्वीनियंस इन रोडवेज, बट अगेन इफ़ यू हैव टू गो, से मेरा ऑफिस ही मरोल में है और मैं ट्रैवल ही वैसे करता हूँ, से मैं इवन डोंबिवली से मरोल जाता हूँ और एक मेट्रो हो गई जो अंधेरी जाती है या थाना में चेंज करके दूसरा मेट्रो से मैं सीधे मरोल स्टेशन उतरता हूँ, बाजू में ऑफिस है। तो मैं क्यों अननेसरी, क्योंकि AC में जाऊँगा, बैठ के जाऊँगा, एक आध बार खड़े रहूँगा, फिर भी आधे पौने घंटा इज़ प्रिफरेबल, इट इज़ इकोनॉमिकल। आप ये भी तो सोचो ना, कार से रोज जाने में कम से कम 2000 रुपये का तो मेरा पेट्रोल चले जाएगा, अगर डीजल या कुछ है तो 1000-1200 तो वेस्ट है, इसमें तो हार्डली 3000 में तो शायद पूरा पास निकल जाए महीने का। करेक्ट। सो ये भी तो आदमी सोचेगा। नहीं, ये तो है ही है। और इनफैक्ट जिस तरह से MMRDA का जो डेवलपमेंट प्लान है ऑफ मुंबई मेट्रो, इट ऑल्सो गोज टू, जैसे डोंबिवली कल्याण की अपन बात कर रहे हैं, डोंबिवली कल्याण से भी होकर वो नवी मुंबई से कनेक्शन भी ले रहा है, यानी उस जगह से भी जा रहा है जहाँ पे करंट पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है। बराबर है। और वहाँ पर भी जा रहा है जहाँ ट्रेन पहुँची ही नहीं थी, तो ट्रांसपोर्ट मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बस एक ऑप्शन था, बस इतने लोगों को कैरी नहीं कर सकती जितने ट्रेन या मेट्रो कर सकता है। तो इस हिसाब से बम्बई और तरक्की करने वाली है। और अगर यहाँ मेट्रो पहुँचेगी, जैसे तलोजा मेट्रो जा रही है, तलोजा में तो कुछ नहीं जाता सिवाय बस के। करेक्ट। तो आज के तारीख में तलोजा में बहुत लैंड अवेलेबल है, तो वहाँ टाउनशिप्स होने ही वाले हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि वहाँ मेट्रो होने वाली है तो लोग आने ही वाले हैं वहाँ पे और मेट्रो से ट्रैवल करने वाले हैं। आप फिर भी आप देखोगे तो रोडवेज यूज़ करने वाले और पर्सनल व्हीकल परसेंटेज हार्डली 10 to 15 होंगे, उससे भी कम होंगे। मैक्सिमम लोग प्रिफर, और बम्बई में तो मैक्सिमम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही प्रिफर करते हैं। एग्जैक्टली। अनलाइक दिल्ली, मतलब अपनी तो कार है भाई, अपन कार से जाएंगे भले मेट्रो बनी है। अब बम्बई में मेरे ख्याल से वो ईगो नहीं है बम्बई के पास। और जैसे कह रहे थे ना हम लोग, इंड्यूस डिमांड भले क्रिएट हो रहा है, बट इट इज़ टू केटर द इनकमिंग पॉपुलेशन ऑल्सो, क्योंकि इनकमिंग पॉपुलेशन कम नहीं होने वाली है। हमको जगह तो हमेशा बनाते रहना ही पड़ेगा, एंड इन जगहों पे जहाँ पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पे भी अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेके जाते हो तो वहाँ पे लोग सेटल होने का सोचेंगे कम से कम। करेक्ट है। एंड कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा मेन मुंबई की तरफ। बराबर है। इवन हमारा CST के आगे कुलाबा तक बहुत बड़ा स्ट्रेच है, मतलब वो भी 10-12 किलोमीटर तक, वहाँ पे भी कुछ नहीं जा रहा था, तो अभी नेवी नगर तक मेट्रो जा रही है। एग्जैक्टली। तो इस हिसाब से तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ से भी खींच के आप आगे तक लेके जा सकते हो। और वो तो मेरे ख्याल से अंडरग्राउंड टनल है जो कि पूरे 17 मीटर नीचे से पूरा का पूरा एंड तक जा रहा है। करेक्ट। लगभग मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर तो अंडरग्राउंड है वो। यस यस। तो दैट इज एन वेरी बिग वंडर एंड वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस। क्योंकि मुंबई में इतना पॉपुलेशन ऑलरेडी था, उसके अंदर से नीचे से निकाल के लेके जाना, इट वाज अ वेरी बिग टास्क, राइट? बराबर है। और दूसरा पॉइंट ये भी है ना, आप अगर मुंबई का इतिहास जानते हैं तो मुंबई 7 आइलैंड्स था अलग अलग, तो पूरा मुंबई रिक्लेम लैंड है। तो आप जब टनल बनाएंगे तो पानी तो आएगा ही, क्योंकि आखिर सी के अंदर से हमने रिक्लेम किया है। तो सोचो फिर भी
स्टेट ऑफ आर्ट काम हुआ है और हमने वो टनल्स बना के अंदर से हम जा रहे हैं। सो ये रिक्लेम्ड लैंड वैसे बहुत लोगों को जो देख रहे हैं उनको पता नहीं होगा, सो ये कितना एरिया बेसिकली? एक्चुअली मुंबई, पूरा मुंबई टिल सबर्ब्स ये पूरा रिक्लेम्ड लैंड था। ये 7 आइलैंड्स थे अलग अलग, माहिम, विक्रोली, कुलाबा और मुंबई खुद एक आइलैंड था, विक्रोली। इस हिसाब से सारे आइलैंड्स 7 अलग आइलैंड्स थे। एक और इंटरेस्टिंग बात प्रवीण ऐसा है कि लगभग 1850s के आसपास में जो ब्रिटिश गवर्नर थे उन्होंने बम्बई को रिक्लेम किया था। जब रिक्लेम करने का परमिशन मांगा था, वो लगभग 10,000 पाउंड का कुछ उनका रिक्लेमेशन का पूरा बजट था। वो परमिशन उन्होंने सीधे क्राउन से मांगा था, तो तब तो लेटर से जाता था। तो जब तक परमिशन आता तब तक उन्होंने रिक्लेम पूरा लैंड कर दिया था। इट टुक 65 years एंड टू रिक्लेम एंटायर लैंड। 65 years? या तब तक वो लेटर का जवाब नहीं आया था? नहीं, लेटर का जवाब यानी कि वो पूरा केस प्रोसेस होना है ना, पार्लियामेंट में रखना है, फिर उसमें अप्रूवल आना है, और जब उनको जवाब आया तो जवाब रिजेक्शन में आया था। अच्छा। और तब तक काम उन्होंने एक्चुअली चालू कर दिया था इस तरीके से कि पहले उन्होंने सारे आइलैंड्स में ना रिक्लेम करके ब्रिजेस बना दिए थे। मतलब जैसे कि हार्बर लिंक है, वैसे तब तो ऐसे लिंक जैसा ब्रिजेस नहीं थे, रिक्लेम्ड ब्रिजेस थे, रोडवेज थे। तो उन्होंने देखा कि वो भी फ्लड से निकल जाते हैं, और ब्रिटिशर्स ने ये भी समझा कि एक पोर्ट से दूसरी जगह पे भी माल लेके जाने के लिए तकलीफ हो रही थी। तो इस हिसाब से पूरे मुंबई को डेवलप करने के हिसाब से उन्होंने ये रिक्लेम किया था। तो एक तरीका देखेंगे तो पूरी मुंबई इलीगली रिक्लेम्ड हुई है। उसको रिजेक्टेड रिक्लेमेशन से हम पूरा काम। लेकिन स्टिल आजकल वहीं पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहीं पे ही सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट का रेट्स है जो कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन वी विल कम बैक टू पोल्यूशन। ओके। बिकॉज आप जैसे कह रहे थे दिल्ली में गाड़ियाँ बहुत चलती हैं तो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, लोग दिल्ली के पोल्यूशन की बात करते हैं, बट मुंबई भी वैसे बहुत कम पॉल्यूटेड तो नहीं है, राइट? सो हाउ इट इज़ दिस पोल्यूशन कंपेयर टू अदर सिटीज़? प्रवीण, मुंबई में इतना पोल्यूशन नहीं होने वाला है कभी भी, बिकॉज इट्स अ कोस्टल लैंड। ऊपर से वो पेनिनसुला है, पूरा एक कोना जो है वो तीनों बाजू से पानी से घिरा हुआ है। करेक्ट। ऊपर से बीच में हमारे पास बहुत बड़ा जंगल है, संजय गांधी उद्यान। तो वो एक लंग्स है पूरे मुंबई का, जो कि सारा कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन फेंक रहा है, और समुद्र से तीनों ओर से घिरा होने की वजह से आराम से हवा के वजह से तुम्हारा पॉल्यूशन पूरा का पूरा टूवर्ड्स अरेबियन सी निकल जाता है। Correct. तो उसमें कुछ तकलीफ नहीं होता। तो पोल्यूशन जितना दिल्ली को इफेक्ट करता है मुंबई को कभी नहीं करने वाला। करेक्ट। उसी हिसाब से आप पानी देखोगे तो मुंबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली रेन्ड, सबसे ज़्यादा बारिश मुंबई में ही होती है। यहाँ पे रेन का कभी भी मेरे ख्याल से 10 या 15 साल में एक आध साल कम बारिश होती है, नहीं तो हमेशा यहाँ बारिश अच्छी होती है। तो पानी का साठा बहुत है मुंबई में। मुंबई रिक्लेम्ड होने की वजह से यहाँ पॉन्ड्स भी बहुत है, या हिल एरियाज़ भी बहुत है, तो यहाँ पानी की भी तकलीफ नहीं होने वाली, ना इस सीवेज की तकलीफ होने वाली, क्योंकि सी से पूरी तरह से हम घिरे हुए हैं, मैंग्रोव्स हैं। आप देखोगे तो नेचुरल सिलेक्शन बर्ड्स भी करते हैं, प्रेफर करते हैं मुंबई को। मेरे ख्याल से ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बर्ड्स आते हैं मुंबई को। जब वहाँ पे ठंडी का सीज़न होता है तो मुंबई में आते हैं। न्यू मुंबई में क्रिक के पास बहुत सारे बर्ड्स आ जाते हैं। तो आप पानी की बात कर रहे थे। पानी जो टेस्ट है मुंबई के यहाँ का, एंड मैं जब भी राजस्थान जाते हैं गांव में, तब वहाँ का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है एंड बहुत पीने लायक नहीं होता है और टेस्ट अच्छा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आती है वो पानी मीठा होता है। सो ये क्या वजह है, ये पानी आता कहाँ से? एक्चुअली मुंबई में अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत अच्छा है। इंस्पाइट की समुद्र के इतने पास हैं
तो भी हम जहाँ पे भी बोर की कोशिश करते हैं तो मीठा पानी लगता है। तो अंडरग्राउंड वाटर करंट्स भी बहुत अच्छे हैं। नदियाँ भी पहले थी जो अभी रिक्लेम्ड हो गई हैं, लेक्स भी रिक्लेम्ड हुए, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत अच्छा है। इसका पीने का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। इवन नदियों का जो भादसा का है या इनके पीने की क्वालिटी बहुत अच्छी है डैम्स की। आप पानी मीठा होता है तो है ही है। दूसरा, पानी में एक्चुअली मीठा इसलिए भी होता है क्योंकि उसमें वो सॉल्ट कंटेंट नहीं होता है या वो नहीं होता है जो कि नॉर्थ की तरफ पानी में होता है। इसलिए आप देखोगे कि मुंबई में जो बंदा आता है वो थोड़ा गोरा हो जाता है रादर दैन जो नॉर्थ में रहते हैं, या वो थोड़ा सा स्किन भी पॉलिश हो जाता है। यहाँ का पानी ही ऐसा है कि आप थोड़े से फ्रेश दिखने लगते हैं। एग्जैक्टली बहुत लोग ये कहते ही हैं, मतलब कि जिसके जो भी एक बार कभी तो मुंबई गए हैं उनको पता है कि एक बार मुंबई जाएंगे तो गोरे हो ही जाएंगे हम लोग। मतलब वो जैसे ब्रिटेन जाते हैं या अमेरिका जाके इंडियंस गोरे हो के आते हैं। Correct. तो ऑल ओवर इंडिया के लिए बम्बई है, यहाँ आके गोरे हो जाओ, यहाँ पैसे कमाओ और वहाँ जाके ऐश में रहो। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, हेल्थ इन मुंबई। यहाँ पे हेल्थ का जो ये है, मतलब कितने हेल्दी लोग रहते हैं कंपेयर इन दिस लाइफस्टाइल कंपेयर टू अदर सिटीज़। अभी तो कॉशियसनेस ऑफ हेल्थ बहुत हो गई है। आफ्टर कोविड तो सबको समझ में आ गया, बिकॉज इट वाज ए वेरी बिग शॉक। तो मुंबई बोलो, ऑल ओवर इंडिया बोलो, और हर एस्पायरिंग आदमी को भी अपने हेल्थ के इम्पोर्टेंस के बारे में मालूम पड़ा है। तो मुंबई शायद ऐसी जगह होगी जहाँ मैक्सिमम जिम्स होंगे। हर गली में 2-4 जिम्स ही हैं। इवन हेल्थ ऑप्शंस भी अच्छे हैं। तो हेल्थ के बारे में जो अवेयर है वो तो यहाँ हेल्दी है। करेक्ट। और जिसे सुधारना नहीं है, जिसे मतलब मादक पदार्थों में पड़ना है, जिसे बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करनी है, दारू पीना, उन्हें तो रोक नहीं सकते, वो भले गांव में हो या वो यहाँ हो। लेकिन हेल्थ इश्यूज इसलिए भी नहीं है। यहाँ बीच बीच में पार्क्स हैं, लेक फ्रंट्स हैं, नदियाँ हैं, जंगल में भी आप संजय गांधी उद्यान में भी बहुत लोग वॉक करने जाते हैं। बहुत सारे लोग मरीन ड्राइव पे रन करने जाते हैं। तो ये सारे नेचुरल बीचेस बहुत सारे हैं, नेचुरल चीज़ें इतनी हैं मुंबई में, तो हेल्थ का वैसे इशू नहीं है। मोर ओवर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं राइट फ्रॉम साउथ मुंबई टू सबर्ब्स टू थाना डिस्ट्रिक्ट। हर जगह अच्छे और बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एफोर्डेबल हॉस्पिटल्स भी हैं जो गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल्स हैं। तो लोगों को जिनको ट्रीटमेंट कराना है से कैंसर का या कोई लंग्स का, तो वो उल्टा मुंबई आते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो भर्ती हो जाते हैं और ठीक होके जाते हैं। Correct. तो इसी हिसाब से मेडिकल बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मेडिकल अच्छा होने की वजह से ही लोग आते भी हैं यहाँ रहने के लिए। एग्जैक्टली। एक और चीज़ है, ये तो खैर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग हाइजीन का भी कंप्लेन करते हैं मुंबई में। जैसे स्लमडॉग मिलियनियर मूवी है, उसमें अगर मुंबई दिखाई गई है तो वो स्लम एरियाज बताए गए हैं। एंड सब लोग मुंबई को परसीव बहुत लोग ऐसे ही करते हैं कि सब लोग एकदम ही चिपक के रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, कचरे में रहते हैं। सो ये परसेप्शन क्या है मुंबई के बारे में? एक्चुअली प्रवीण, परसेप्शन बहुत गलत नहीं है, क्योंकि मोर देन 55% ऑफ पॉपुलेशन स्लम्स में ही रहती है। यानी कि आप सोचो 50% से ज़्यादा लोग स्लम्स में रह रहे हैं ऑफ मुंबई। एंड वी ओनली कॉन्सेंट्रेट टुवर्ड्स धारावी बिकॉज धारावी इज नियर बीकेसी विच इज हार्ट ऑफ मुंबई। मतलब मुंबई, साउथ मुंबई छोड़ने के बाद जो नेक्स्ट मुंबई आता है वो धारावी आता है। लेकिन आप देखोगे तो स्लम्स हर एक स्टेशन पे है मुंबई के, और धारावी से भी बड़ा चंक बहुत जगह पे है। मतलब आई एम नॉट सेइंग एक साथ कलेक्टिवली बड़ा होगा शायद वो, लेकिन वो लीनियरली बड़ा है, कहीं ना कहीं जुड़ा है या कट होने के बाद फिर वापस कंटिन्यू हो रहा है। तो इस तरीके से हर जगह पे आप स्लम्स देखोगे, राइट फ्रॉम कल्याण, डोंबिवली टू नाला सुपारा, विरार, एवरीवेयर यू हैव स्लम्स। मुंबई में स्लम्स हर, आप कलवा के पहाड़ को नहीं छोड़ा लोगों ने, हर जगह पे, हर जगह मुंबई में स्लम्स है ही हैं। पर ये बने ही कैसे फ्रॉम द डे वन? कैसा है कि मुंबई बहुत अच्छा जगह नहीं था रहने लायक अंग्रेज़ों ने स्पॉट करने के पहले। या आइलैंड से मैंने बोला, इनमें पहाड़ थे और बीचेस थे। यहाँ रहते कौन थे? लोकल्स थे, आगरी लोग और कोली लोग, जिनका मेन काम था फिशिंग और एग्रीकल्चर। करेक्ट। जिन्हें मैक्सिमम लोगों को भगा दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा बिजनेस हब बनाने के लिए। तो वो पीछे की तरफ धकेल दिए गए, जैसे डोंबिवली और विरार की तरफ लोग निकल गए।
करेक्ट। तो ये जो लोगों का जो ज़मीन था, तो इसका किसी का प्रॉपर्टी होल्डिंग नहीं था। और अब अगर देखोगे तो ये 60 इयर्स अगर रिक्लेमेशन हुआ है, तो ये रिक्लेम्ड जो लैंड थी वो किसी के नाम पे तो नहीं थी ना, मतलब उसे तो भरनी करके डंपिंग करके किया गया हुआ है, बराबर। तो ये किसी के नाम पे नहीं थी। फिर भी अंग्रेज़ों ने एक ट्रिक निभाई, क्योंकि इतना बड़ा चंक ऑफ लैंड था, अकेले मैनेज करना मुश्किल था। तो इन्होंने उस वक्त जो पारसी लोग थे उनको बुलाया बिजनेस के लिए, बिकॉज उनमें बिजनेस, एक तो पढ़े लिखे थे और बिजनेस माइंडिंग था, जैसे कि गोदरेज, करेक्ट, अब दिनशॉज, टाटा, तो ये सारे पारसी लोगों को उन्होंने बिजनेस के लिए तब मुंबई में आमंत्रित किया, आज़ादी के जस्ट पहले। करेक्ट। और उन्होंने चंक्स ऑफ लैंड्स ऐसे ही दिए, सिर्फ उनसे एक मिनिमल भाड़ा लेते थे। तो उस भाड़े के हिसाब में उन्होंने वो चंक ऑफ लैंड उन्हें दिए कि डेवलप करो और इंडस्ट्रीज़ बनाओ और हमें उसका टैक्सेस दो। बेसिकली वो ट्रेड करते थे तब ऐसे गुड्स जो उनके फ़ायदे के थे, जैसे कि कॉटन, वो ड्रग्स स्मगल करते थे, जो ड्रग्स होता है वो महुआना और क्या क्या बोलते हैं वो सब। नेक्स्ट इज स्पाइसेस, और फिर कोकोनट ऑयल, ये सब टेरिटरी आता है। मैक्सिमम वॉज कॉटन एंड ड्रग्स। करेक्ट। तो ये करने के लिए पारसीज हेल्प देम हेल लॉट, इसीलिए तो इंडिया तब गरीब था। आज इंडिया के पास इतना अनाज है क्योंकि वो हमें अनाज बोने नहीं दे रहे थे। कॉटन खा नहीं सकता आदमी, ड्रग्स खा नहीं सकता, तो जो भी है वो सारा ट्रेड करने के लिए उन्होंने पारसियों को बुलाया। पारसीज वेर गुड एट, एक तो बिजनेस माइंडेड, पढ़े लिखे, हिसाब, एंड इसीलिए उन्होंने सेंट्रल रेलवे बनाई ताकि कॉटन वहाँ से जल्दी आ सके, मतलब थाना डिस्ट्रिक्ट में जहाँ ज़्यादा कॉटन बनता था। करेक्ट। फिर उन्होंने सेंटर ऑफ मुंबई में जहाँ दादर एरिया है, उस एरिया में, परेल दादर में बहुत सारे मिल्स बनाए ताकि फिर कॉटन को बू के वहीं से धागा निकाल के कपड़े बना सके। खटाव मिल्स बहुत सारे थे वहाँ पे, तो ये सारे मिल्स वहाँ हुए। और फिर वेस्टर्न रेल बनी। ये दोनों रेल एक्चुअली बने थे ट्रेड ऑफ कॉटन मैक्सिमम एंड स्पाइसेस एंड ड्रग्स के लिए। तो इन वक्त पे जो पढ़े लिखे लोग थे ये पारसीज, और वो भी गिनो चुने 9 से 10 ही है। आपको जान के हैरानी होगी प्रवीण कि इन 10 पारसियों के पास ऑलमोस्ट एंटायर मुंबई थी। मतलब आज के तारीख में भी गोदरेज के पास मेरे ख्याल से 4000 एकड़ विक्रोली में है। करेक्ट। एंड गोदरेज हैज़ मैनेज्ड टू keep it towards himself because of his compound and his factory there. मतलब उन्होंने वहाँ फैक्ट्री डाली और एक बहुत ही कंपाउंडेड वॉल डाली जिसमें किसी को आने आज तक नहीं दिया जाता। करेक्ट। धीरे धीरे गोदरेज उसे डेवलप कर रहा है आज के तारीख में। तो उसी तरीके से कई लोगों ने उतना विजन नहीं रखा और पूरा कंपाउंडिंग नहीं किया और फैक्ट्रीज नहीं डाली, तो इन सब में स्लम्स पेनिट्रेट हो गए बिकॉज इतनी लैंड थी जो कि ऐसे मिली हुई थी। अभी आप मालाड में देखोगे, अंधेरी देखोगे, तो मालाड में मिस्टर दिनशॉ के नाम पे मोर देन 400 एकर्स मेरे ख्याल से टोटल, पहले तो 1000-2000 एकड़ थी, अभी भी 400 एकड़ से 800 एकड़ तक दिनशॉ ट्रस्ट, दिनशॉ एंड इवन अदर केयर टेकर्स, रहेजा एंड अदर्स, इनके नाम पे आज भी वाडियाज, इनके नाम पे आज भी वो लैंड है। 7/12 प्रॉपर्टी कार्ड पे आज भी उनका नाम आता है। लेकिन ये लैंड को, इतनी बड़ी लैंड थी, तो यूएलसी आने के पहले, यानी कि अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट जो इंदिरा गांधी ने लाया 1958 में, और ये सब, इसके पहले तक लोगों के पास इतनी लैंड थी कि उन्हें खुद मालूम नहीं था मेरी ज़मीन किधर है, और वहाँ पर उनका मतलब दे कुड नॉट एक्चुअली निगरानी नहीं रख पाए। Exactly. ये जैसे खेत अपने को, तो आप सोचो ना क्या क्वांटिटी हुआ, 2000 एकड़। मैं कैसे देखूंगा यहाँ पे, जब मैं वहाँ क्या है, घर नहीं बना सकता, मेरी फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई किसी की ज़मीन नहीं थी। एक ने बांधी जोकड़ा, दूसरे ने बांधा ऑन मसल पावर, ऑन पॉलिटिकल पावर। लोगों ने अपने अपने कम्युनिटी के हिसाब से एक एक जगह पे बसते गए और फिर खुद ही के नाम पे पानी कनेक्शन इलीगली सब करते गए। ऐसे भी रिफिलिंग इलीगल हुआ था, इसी तरीके से इलीगल फिल्ट्रेशन हुआ। ऐसे ही इलीगल फिल्ट्रेशन हर जगह है टिल डेट।
अभी भी ऐसे ही स्लम्स बनते लेकिन आज की डेट में भी स्लम्स बहुत क्वांटिटी में है, बराबर ठीक है, इसमें इतने सारे लोग रहते हैं, बराबर है। अब आज भी डेट ये सबको पता तो है ही है कि इलीगल है, तो बराबर। इस पे क्या एक्शंस ले रही है मुंबई? देखो, एक्शन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो एक ह्यूमन पॉइंट आ जाता है। वो ज़मीन तो अभी उसका 7/12 निकालने जाएंगे तो बिकॉज ऑफ यूएलसी एक्ट इतना ज़मीन रखने का अधिकार नहीं था इनके पास, तो इनसे एक्चुअली ज़मीन लेने के लिए ही इंदिरा गांधी ने ये ट्रिक की थी। तो अभी वो थोड़ा सा लिटिगेशन वाली ज़मीन हो जाती है। Correct. क्योंकि उस पर पानी आपने लीगली दिया, हम भाड़ा भर रहे हैं, हम टैक्सेस भर रहे हैं, ये तो सब फिर हो गया। रह ही सकते हाँ, हैं। रह ही सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है ह्यूमन ये है कि आप बुलडोजर आदमियों के ऊपर तो नहीं चला सकते ना, तो लोग रह रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव देना पड़ेगा, रिलोकेट करना होगा। तो इस तरीके से अल्टरनेटिव गवर्नमेंट दे रही है पिछले 25-30 साल से। वो है स्लम रीडेवलपमेंट से, SRA बोलते हैं, या म्हाडा से, म्हाडा टेक ओवर करती है और उनको एक रिहैब करके पूरा बिल्डिंग बना के दे और उसमें रहती है। लेकिन इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, आप सोचो लगभग 1 करोड़ लोग स्लम्स में रह रहे हैं। अब म्हाडा एक बिल्डिंग बनाएगी तो कितने लोगों को बिठाएगी? Exactly. ज़्यादा 200-300 लोग। मतलब म्हाडा शायद साल में 2-3-4-5 हज़ार लोगों को रिहैब कर सकती है, इतने करोड़ों को कैसे करेगी? Correct. तो ये थोड़ा सा एग्रेसिवली सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और किसी तरीके से डेवलपर को थोड़ा लुक्रेटिव कुछ और इंसेंटिव वैसे दे रही है, जैसे अडानी को अभी धारावी का बराबर प्रोजेक्ट है, मिला जैसे, और उसमें FSI फ्री दिया है धारावी में। उसी तरीके से इवन वो SRA डेवलपमेंट स्लम रिहैब के लिए, अगर कोई डेवलपर आपको वहाँ कंस्ट्रक्ट करना है वो जगह, तो गवर्नमेंट को स्लम्स को रिहैब करके बाकी का FSI फ्री देती है आपके बनाने के लिए। तो ये भी अवेलेबल है, लेकिन इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी और थोड़ा ज़्यादा लुक्रेटिव भी करना पड़ेगा ताकि लोग इंटरेस्ट भी लें उसमें। बराबर है, इस प्रोजेक्ट में ले, और थोड़ा सा गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा, क्योंकि धारावी जैसी जगह, वो तो धारावी तो पूरा बिजनेस हब है और एक कल्चर ऑल टुगेदर बन गया है। क्योंकि आपको नहीं मालूम तो 40% धारावी एक्चुअली बिजनेस हब है और 60-65% रेसिडेंशियल है। तो इतने लोग रह रहे हैं, इतने साल से वहाँ रह रहे हैं, आज 300-200 साल से पहले से लोग रह रहे हैं, तो अभी उनको उस रूट से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। करेक्ट। सो ये जो वीडियो कोई भी देख रहा हो सकता है, मुंबई में रहने वाले लोग भी देख रहे हो सकते हैं, या फिर जो एस्पायर कर रहे हैं मुंबई में रहना है, मुझे एक सपना होता है, तो क्या उनको मुंबई आना चाहिए इस लाइफस्टाइल में? क्योंकि कंपेयर्ड वो बाकी लोकेशंस भी तो है, बेंगलोर भी है अच्छा लोकेशन है, हैदराबाद भी अच्छा लोकेशन है, दिल्ली भी एक ऑप्शन होता है लोगों के पास। सो इतने सिटीज़ में मुंबई को चूज़ करना चाहिए क्या नहीं? नंबर 1 तो मुंबई होगा हमेशा, उसके बाद बैंगलोर, फिर दिल्ली आता है। लेकिन मुंबई इसलिए भी होगा क्योंकि मुंबई अगले 20 साल में पूरा नक्शा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बदल रहा है। करेक्ट। आप देखोगे कि पहले, अभी से 5 साल पहले इतने घर, इतने रीडेवलपमेंट हो नहीं रहे थे। राइट फ्रॉम वन ऑफ द बिगेस्ट रीडेवलपमेंट जो अभी हार्ट ऑफ सिटी में होने वाला है, जो अदानी इज गोइंग टू डू, से लेके तो लोधा जितने काम कर रहा है, रुस्तम जी, बड़े बड़े डेवलपर्स जो कर रहे हैं, कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मुंबई इज गोइंग टू बी वन ऑफ द गोल्डन प्लेस टू स्टे इन बिकॉज of its natural vicinity towards sea, jungle altogether, and Mumbai has remembered its plantation also. मतलब जो सी हार्बर लिंक जो हो रहा है, कोस्टल रिंग रोड हो रहा है, उसके all along they are going to plan all joggers track, रिक्रिएशन सेंटर्स। वहाँ पे कोई कमर्शियल एरिया नहीं आने वाला है, वहाँ दुकान नहीं होंगे, वहाँ सब ऐसी चीज़ें होंगी जो सिटी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देगी और सॉल्व करेगी प्रॉब्लम। जैसे कि आप बोल रहे हैं एक्सरसाइज कहाँ करेंगे, तो वहाँ पार्क्स आने वाले हैं बहुत सारे, वहाँ पे एक रिंग रोड बस लाइन आने वाली है जो कि डेडिकेटेड रोड होने वाला है बस के लिए, बस पार्किंग लॉट आने वाला है, अंडरग्राउंड कार पार्किंग आने वाली है। करेक्ट। पार्किंग इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम इन मुंबई। एग्जैक्टली। That would be solved with that
बिकॉज आपके सेकेंड और थर्ड लेवल पे सिर्फ पार्किंग है और बहुत बड़ा पार्किंग लॉट आने वाला है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है मुंबई एंड द वर्क इज ऑन 50% कंप्लीशन। तो कई काम तो मतलब कई चीज़ें तो जल्दी खुलने वाली है, जैसे कि रेलवे मेट्रो अभी दहीसर से अंधेरी भी चालू हो गई है। तो इस तरीके से बाकी भी लिंक्स खुल रहे हैं। सो ऑल इन ऑल वैसे तो MMRD का लोग बुराई भी करते हैं, बट ओवरऑल दे आर डूइंग अ गुड जॉब इन प्लानिंग ऑल दोज थिंग्स एंड कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे मुंबई की लगती है इतने सालों से कि यहाँ पे ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटी, यानी कि जो बंदे रोड्स यूज़ करते हैं और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, जो सिटीज़ में रहते हैं वर्सेस जो स्लम्स में रहते हैं, ऐसे जो ओवरऑल डिवीजन ऑफ रोल्स है वो काफ़ी ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम पे है। बराबर। यानी कि कहीं पे जैसे दिल्ली जैसे में लोग मेट्रो से कम ट्रैवल करते हैं और गाड़ियों से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, पॉपुलेशन उनका बहुत ज़्यादा है। बैंगलोर में भी मेरी फ्रेंड रहती है, उनको उनके इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो बैंगलोर ट्रैफिक इज वर्स्ट सही में, क्योंकि आप एयरपोर्ट जाना है तो 4 घंटे पहले तो निकलना है अगर आप मगरपट्टा से अपना BMD में रहते हो तो। एग्जैक्टली। सो एक तरफ जो है ना पलड़ा हमेशा किसी न किसी सिटी में बहुत ज़्यादा भारी होता है। मुंबई में वो ऑलमोस्ट क्लोज है या सो वो लिविंग जो है वो काफ़ी बैलेंस्ड है और धीरे धीरे 15 साल में और अच्छा होने वाला है। मैं यही बोल रहा हूँ, फ्यूचर ऑफ मुंबई इज गोइंग टू बी रियली ब्राइट। बिकॉज आप देखो डोंबिवली और तलोजा में यहाँ पर तो एक भी, तलोजा में तो कुछ भी नहीं है, ना ट्रेन है आज के तारीख में, जबकि वहाँ से 2 मेट्रो लाइन जाने वाली है जो 2 जगह की कनेक्टिविटीज़ देंगी आपको। तो इस हिसाब से आपको ऐसे बहुत सारे जंक्शंस, डोंबिवली में मानपाड़ा में भी 2 मेट्रो लाइंस जाएंगी, एक अपने को थाना से कनेक्ट करेगा, एक मुंबई से कनेक्ट करने वाला है। तो इस तरीके से नाउ यू हैव एन ऑप्शन ऑफ ट्रेन एंड 2 मेट्रो लाइंस। सो इट इज़ गोइंग टू, ऊपर से देयर इज गोइंग टू बी एन बुलेट ट्रेन which is going to go from South Mumbai to all the way Ahmedabad. Correct. Which will make you reach in 2 hours to Ahmedabad, and that will take stations such as बोरीवली लेने वाला है, वो सूरत लेने वाला है। तो यहाँ बिजनेस बहुत होने वाला है। करेक्ट। और वो 2 घंटे में आप अहमदाबाद पहुँचोगे, दैट इज़ अ वेरी गुड। मतलब फ्लाइट लेने की भी ज़रूरत नहीं आपको, फ्लाइट ही 3 घंटे लेता होगा। एग्जैक्टली। पूरा वहाँ से चेक इन से लेके एंड करने तक उससे ज़्यादा ही समय लगता होगा, क्योंकि वो बाकी ज़्यादा प्रोसेस ज़्यादा लंबा हो जाता है बराबर है। और एक और बात प्रवीण समझोगे ना, तो ये मेट्रो स्टेशंस और रेलवे स्टेशंस और रिंग रोड, ये सब सिटी के हार्ट में है। वेदर एज एयरपोर्ट्स आर फार अवे। करेक्ट। मैं डोंबिवली में रहता हूँ, मुझे फ्लाइट लेने का है तो मुझे ऑल द वे 1.5 आवर तो पहले एयरपोर्ट जाना है, वहाँ के चेक इन के लिए 1.5 आवर 2 आवर्स, देन 1 आवर फ्लाइट टू अहमदाबाद, एंड वहाँ से मैं अहमदाबाद से वापस ड्राइव वे करूँगा गांधीनगर से कहीं और जाने के लिए। तो दैट इज़ वेरी, जबकि यहाँ पर मैं वही बोरीवली में पकड़ लूँगा 1 घंटे में, इफ़ आई स्टे देयर ट्रेन से जाके, जो अभी मेट्रो होने वाला है उससे, जो कि घोड़बंदर से जाने वाला है। जो घोड़बंदर का मेट्रो है इवेंचुअली कनेक्ट कर रहा, कल्याण में कनेक्ट कर रहेगा। करेक्ट। तो वो मेट्रो से हम जाके सीधे बोरीवली से अहमदाबाद जा सकते हैं विद इन एन आवर और सो, 1.5 आवर 2 आवर्स। सो दैट विल सेव ऑन मनी ऑल्सो। मेरे ख्याल से टिकट वोंट बी मोर देन 2-3,000, जबकि फ्लाइट 4,500-5 हज़ार है, और आने जाने का बाकी लोग तो 5-5.5 तो कहीं नहीं गए। करेक्ट। सो आज के इस डुओ कास्ट में आई थिंक अपने यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एंड देर इज़ लॉट टू टॉक अबाउट मुंबई। मतलब इट इज़ लाइक कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। सो इस पॉडकास्ट का आई थिंक पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाता है कि अगर किसी को डिसीजन बनाना है या फिर डिसीजन बना चुके हैं उस पर फर्म रहना है, मुंबई पे लोग जो रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं या सेटल हुए हैं, सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड वीडियो टू वॉच, एंड लोग अपना डिसीजन शायद थोड़ा सा और बेहतर रख पाएंगे। सो थैंक यू राजेश वंस अगेन इस डुओ कास्ट के लिए। थैंक यू प्रवीण। या